आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिन की जिसने मुंबई को झकझोर कर रख दिया था। 12 मार्च 1993, एक तारीख जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। महज 2 घंटे में 12 बम धमाके। सोचिए, दोपहर के वक्त जब शहर अपनी सबसे तेज रफ्तार में होता है, तब एक के बाद एक धमाके होने लगे। इन धमाकों में 250 से ज्यादा मासूम लोग मारे गए और हजारों जख्मी हुए। कई परिवार एक झटके में उजड़ गए। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दिन से थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें यह जानना होगा कि 1993 की मुंबई कैसी थी, क्या माहौल था और क्यों शहर का दिल इतना दुखा हुआ था। उस वक्त की मुंबई, यानी उस समय की बॉम्बे, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता था। चौड़ी सड़कों पर पीली काली टैक्सियां दौड़ती थी। रेलवे स्टेशनों पर लोकल ट्रेनें ठसाठस भरी रहती थी। लोग अपने काम धंधों में व्यस्त रहते थे। चाय की टपरी पर चर्चा, सिनेमा हॉल में भीड़ और चौपाटी पर बच्चों की हंसी, ये सब उस मुंबई की पहचान थे। शहर अपनी ही रफ्तार में भाग रहा था। सपनों का शहर जैसा सब कहते थे, लेकिन बाहर से जो चमक दिखती थी, उसके पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा था। मुंबई के दिल में तनाव पल रहा था, एक ऐसा तनाव जो धीरे धीरे सुलग रहा था। ठीक 2 महीने पहले, जनवरी 1993 में मुंबई में भयानक दंगे हुए थे। हिंदू मुस्लिम दंगे। इन दंगों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। कई इलाकों में दुकानें जला दी गई, घर तोड़े गए और इंसानियत रो पड़ी थी। पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगे, नेताओं पर नफरत फैलाने के, और पूरा शहर जैसे किसी जख्म से जूझ रहा था। दंगों के बाद कई मोहल्लों में सन्नाटा था। डर था कि न जाने कब क्या हो जाए। कुछ लोग उस दर्द को भूलकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके दिलों में बदले की आग जलने लगी थी। वही आग, वही गुस्सा धीरे धीरे एक साजिश का रूप लेने लगा। एक ऐसा षड्यंत्र जो दुनिया के सबसे बड़े बम धमाकों में गिना जाएगा। और फिर आया वो दिन, 12 मार्च 1993, एक दिन जब शहर की रफ्तार अचानक थम गई। एक दिन जब सपनों की मुंबई खून और धुएं में लिपट गई। और यहीं से शुरू होती है उस दिन की असली कहानी। 12 मार्च 1993, मुंबई में एक सामान्य शुक्रवार की शुरुआत थी। लोग दफ्तर जा रहे थे, बाजारों में भीड़ थी, बच्चे स्कूल में थे। लेकिन दोपहर 1:08 के बाद शहर की जमीन हिलने वाली थी। सिर्फ 2 घंटे में 12 बम धमाकों ने भारत की आर्थिक राजधानी को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। 1:63 पहला धमाका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर। कांच टूटते हैं, मलबा उड़ता है, 50 लोग वही मारे जाते हैं। भारत की आर्थिक धड़कन पर सीधा वार। यह कोई साधारण हमला नहीं था। कुछ ही मिनटों बाद दूसरा धमाका शिवसेना भवन, दादर। फिर एक और एक और। दोपहर के 1:30 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, दलाल स्ट्रीट। मुंबई के दिल में स्थित भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार। यहां एक पीले रंग की कार में बम रखा गया था, जिसे इमारत के बाहर पार्क किया गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी इमारत का सामने वाला हिस्सा उड़ गया। 50 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। सड़कों पर अफरातफरी मच गई। कांच, लाशें, धुआं और चीख पुकार हर तरफ थी। दोपहर के 1:45 काठा बाजार, कलबा देवी। ये इलाका मुख्यतः व्यापारियों का है। यहां भीड़ हमेशा रहती है। एक स्कूटर में बम छुपाया गया था, जो धमाके के साथ उड़ गया। आसपास की दुकानों और सड़क पर भारी नुकसान हुआ। 10 से अधिक लोग घायल हुए। दोपहर के 2 प्लाजा सिनेमा, दादर। प्लाजा एक पॉपुलर सिनेमा हॉल था, जहां उस वक्त दोपहर का शो चल रहा था। धमाका बाहर पार्क की गई कार में हुआ। धमाके की आवाज अंदर तक गई, जिससे भगदड़ मच गई। कुछ लोगों की जान गई और कई घायल हुए। दोपहर के 1:15 सेंचुरी बाजार, वर्ली।
ये इलाका कपड़ों और टेक्सटाइल व्यापार के लिए जाना जाता है। एक कार में रखे बम से तेज धमाका हुआ। आसपास की दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोग घायल हुए। दोपहर के 2:30 बजे झवेरी बाजार, भुलेश्वर, सोने चांदी की खरीद फरोख्त का सबसे बड़ा बाजार। यहां एक मिनी बस में बम रखा गया था। धमाके से आसपास की कई इमारतें हिल गई। दर्जनों लोग मारे गए और बेशुमार घायल। दोपहर के 2:40 होटल सी रॉक, बांद्रा, हाई प्रोफाइल होटल। कई सेलिब्रिटी और विदेशी मेहमान यहां आते थे। एक कार में बम रखा गया था जो होटल के गेट के पास फटा। धमाके में होटल का फ्रंट डैमेज हो गया और कई लोग घायल हुए। दोपहर के 2:45 बजे एयर इंडिया बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई की सबसे अहम सरकारी इमारतों में से एक। कार पार्किंग में रखा बम फटा जिससे कई कर्मचारी मारे गए। इमारत के कांच के शीशे और दीवारें टूट गई। दोपहर के 2:50 पासपोर्ट ऑफिस, अनीक सेंटर, वर्ली। यहां रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। बम धमाका पार्किंग में हुआ जिससे कई लोग जख्मी हुए। कुछ लोगों के अनुसार धमाका टाइम से पहले हुआ वरना और बड़ा नुकसान हो सकता था। दोपहर के 3:05 माहिम फिशरमैन कॉलोनी। ये जगह हमलावरों की एक गाड़ी का आखिरी पड़ाव था। बम एक बस में रखा गया था जो वहीं पर ब्लास्ट हो गया। धमाके से मछुआरों की झुग्गियों को नुकसान पहुंचा लेकिन बड़ी जनहानि नहीं हुई। पुलिस को यहां से विस्फोटकों से भरी गाड़ी भी बरामद हुई। दोपहर के 3:10 सेंटोर होटल, अब सहारा स्टार, सांता क्रूज एयरपोर्ट के पास। यह धमाका होटल के पार्किंग एरिया में हुआ। वहां एक कार में बम लगाया गया था। धमाके से होटल की दीवारें और पार्किंग पूरी तरह बर्बाद हो गई। दोपहर के 3:15 बजे सहार एयरपोर्ट पार्किंग, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह धमाका एयरपोर्ट के इंटरनेशनल टर्मिनल के पास हुआ। पार्किंग में खड़ी एक कार में बम था। कई यात्रियों और कर्मचारियों को चोटें आई। दोपहर के 3:20 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार एयरपोर्ट। यह जगह एयरपोर्ट का कार्गो सामान संभालने वाला हिस्सा है। धमाका एक मिनी ट्रक में हुआ। हर धमाका एक व्यस्त जगह को निशाना बना रहा था। बैंक, दफ्तर, सिनेमा, होटल, एयरपोर्ट, सब कुछ एक योजनाबद्ध हमला था, डर और तबाही फैलाने के लिए। बम स्कूटर, कार और ब्रीफ केस में रखे गए थे। RDX, एक मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक जिसे भारत में पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। गाड़ियों को खास तौर पर मॉडिफाई किया गया था। टाइमर सेट किए गए। सब कुछ 2 घंटे के अंदर फटने के लिए तैयार था, जिससे ज्यादा से ज्यादा भ्रम और आतंक फैले। हमलावर बस गाड़ियां पार्क करके चुपचाप निकल गए। कुछ ही मिनटों में मुंबई में अफरात फरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। युद्ध है, हमला है। पुलिस हक्का बक्का थी। एम्बुलेंस कम पड़ गई। अस्पतालों में जगह नहीं थी। शुरू में लगा गैस सिलेंडर फटा है, फिर कांच टूटा और देखा कि लोग लहूलुहान। Panic-stricken survivors of the explosion, some injured, stampeded out of the building. More than 2,000 people were stranded in the building. Most unlike the lackadaisical attitude one is used to in emergencies, the fire brigade reached minutes after the explosion and started evacuating people. In a remarkable show, बाद पुलिस को समझ आने लगा ये अलग अलग धमाके नहीं थे। ये एक संगठित और सुनियोजित आतंकी हमला था। कई जगहों पर RDX के संकेत मिले। साफ था कि ये घरेलू हमला नहीं था। प्लानिंग प्रोफेशनल थी, कोऑर्डिनेशन सटीक,
कुछ ही घंटों में शक की सुई टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम पर गई, लेकिन तब तक वो गायब हो चुके थे। मुंबई को जोर का झटका लगा था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। टाइगर ने दिया था, प्रॉपर्टीज रीडेवलप करने में का उसका बिजनेस है, उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल दी गई है, उसको नया नाम दे दिया गया है। For years, this was the only image of Tiger Memon that the world had ever seen. But today, for the first time, India Today reveals what this terrorist looks like now. India Today has accessed Tiger Memon's latest image. The terrorist responsible for the 1993 Mumbai explosions had fled to Dubai. Pakistan's ISI played a role in relocating him to Pakistan thereafter. Since then, Indian intelligence agencies have been pursuing Tiger Memon, now 63 years old. Pakistan has consistently denied his presence within its borders. वहाँ डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी है कराची में, वहाँ वो रहता है। पहले तो ISI के संरक्षण में। Indicting Dawood Ibrahim, his brother Anis Ibrahim and Tiger Memon, also Pakistan's ISI, for being the archers who planned the deadly blasts. Yet, each one of these archers is free tonight, said to be in Pakistan and Dubai. Today, the court itself said the people they convicted were the arrows, which is why the court overturned the death sentence for 10 people, except Yaqub Memon, the brother of Tiger Memon. Yaqub had come back to India. For actor Sanjay Dutt, there was no relief. The Supreme Court upheld his conviction for possessing an AK-56 rifle arranged by Anis. सिर्फ 2 घंटे में 12 धमाकों ने मुंबई की तस्वीर बदल दी। 250 से अधिक लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। लेकिन जैसे ही धुआं छंटा, एक सवाल पूरे देश में गूंजा, ये किया किसने और क्या उन्हें कभी सजा मिलेगी? इसके बाद शुरू हुई भारत के इतिहास की सबसे बड़ी आपराधिक जांचों में से एक। 400 से ज्यादा अफसर तैनात किए गए। हर विस्फोट स्थल की बारीकी से जांच हुई और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। धमाकों में RDX का इस्तेमाल हुआ था, ऐसा विस्फोटक जिसे आम अपराधी नहीं जुटा सकते, और धमाकों का समन्वय जैसे किसी सेना की कार्रवाई हो। जल्द ही पुलिस को पूरा नेटवर्क समझ में आया। RDX और हथियार समुद्र के रास्ते रायगढ़ लाए गए थे। इन्हें गुप्त जगहों पर छिपाकर प्रशिक्षित ऑपरेटिव्स ने पूरे शहर में बांटा। इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था टाइगर मेमन। उसके ऑफिस को जनवरी 1993 के दंगों में नुकसान पहुंचा था। बम धमाके उसी का बदला थे और उसे मदद मिली अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से, एक ऐसा नाम जो अब भारत का मोस्ट वांटेड बन चुका है। कुछ ही हफ्तों में पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। कई सीधे तौर पर शामिल थे। उन्होंने बम लगाए, हथियार छिपाए या लॉजिस्टिक्स में मदद की। सीमा पार से मिली मदद, अंडरवर्ल्ड गैंग्स और लोकल नेटवर्क, इतना बड़ा सहयोग पहले कभी नहीं देखा गया। कुछ ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूला, कुछ ने टाइगर मेमन की भूमिका का खुलासा किया और यह भी बताया कि वो कैसे हमले से एक दिन पहले 11 मार्च को भाग गया था। 1994 में टाइगर का भाई याकूब मेमन पकड़ा गया। बताया गया कि वो खुद सरेंडर करने भारत लौटा था, लेकिन कोर्ट ने उसे हमलों का फाइनेंसर माना और 2007 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। मुकदमा टाडा कानून के तहत चला, एक विशेष आतंकवाद विरोधी अधिनियम। यह भारतीय न्यायिक इतिहास का सबसे लंबा मुकदमा बन गया। 686 गवाह, हजारों दस्तावेज और फैसला आया 2006 में, धमाकों के 13 साल बाद। 100+ दोषी करार, 12 को मौत की सजा, सिर्फ याकूब मेमन को फांसी दी गई, कई को उम्र कैद। 2015 में याकूब की फांसी पर देश 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ ने कहा वो मास्टरमाइंड था, कुछ ने कहा जिसने लौटकर सरेंडर किया उसी को सजा दी गई, जबकि असली गुनहगार आजाद घूम रहे हैं।
1993 के बम धमाके भारत के लिए एक मोड़ थे। पहली बार किसी बड़े भारतीय शहर को इतनी सटीकता से निशाना बनाया गया था। इसने सुरक्षा एजेंसियों की खामियों को उजागर किया